अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ टॉपिक इज़ इफ़ेक्ट ऑफ एजिंग ऑन पेरिडोन्शियम कि पेरिडोन्शियम के ऊपर एज का क्या इफ़ेक्ट है हमारे पास। अब सबको पता है पेरिडोन्शियम क्या है। पेरिडोन्शियम में सारे वो स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे जो हमारे टूथ को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा जिंजाइवा आ जाएगा, हमारा पेरिडोन्टल लिगामेंट, सीमेंटम, एल्वियोलर बोन। ठीक है, अब हम देखेंगे इन सब के ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट आएगा विद एज। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो जिंजाइवल एपिथेलियम है इसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट आएगा। सबसे पहले जैसे जैसे हमारे पास एज ज़्यादा होती जाएगी, जो हमारी एपिथेलियम है वो थिन हो जाएगी। एपिथेलियम जब थिन हो जाएगी तो ऑब्वियसली उसमें केराटिनाइजेशन भी कम होने लग जाएगी, तो हम कहेंगे कि डिक्रीज़ केराटिनाइजेशन। ठीक है, केराटिनाइजेशन जो है वो कम होने लग जाएगी। अब हमारे पास जो जिंजाइवा एपिथेलियम है उसके अंदर होते हैं रेटिपेक्स। रेटिपेक्स का मेन फंक्शन होता है कि वो हमें मैकेनिकल जो है ना वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं अगेंस्ट एनी ट्रॉमा, मैकेनिकल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। अब जो रेटिपेक्स हैं वो फ्लैट हो जाएंगे। जब रेटिपेक्स फ्लैट हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, डिक्रीज़ रेजिस्टेंस टू फंक्शनल ट्रॉमा। अगला पॉइंट हम ये बनाएंगे कि डिक्रीज़ रेजिस्टेंस टू फंक्शनल ट्रॉमा। ठीक है, फंक्शनल ट्रॉमा जो या कोई भी मैकेनिकल ट्रॉमा जो है वो उसको बेयर नहीं कर सकेगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। उसके अलावा जैसे जैसे एज इंक्रीज़ होती जाती है ना, तो एपिथेलियल की परमेबिलिटी जो है बैक्टीरियल एंटीजेंस के अगेंस्ट वो इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब बैक्टीरिया आसानी से अटैक कर सकते हैं, परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस पॉइंट को हम इस तरह से लिखेंगे कि इंक्रीज़ इन एपिथेलियल परमेबिलिटी टू बैक्टीरियल एंटीजेंस। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट ये है कि माइग्रेशन ऑफ द जंक्शन एपिथेलियम टू मोर एपिकल पोजीशन ऑन द रूट सरफेस। जैसे जैसे जो ओल्ड एज होते हैं उनमें आपने देखा होगा कि उनकी रूट वैसे ही एक्सपोज हुई होती है, क्योंकि जिंजाइवा जो है वो बहुत ज़्यादा एपिकली मूव कर गया होता है। तो एज के साथ वहाँ से जो है ना ये मूवमेंट हो रही होती है, एपिकल मूवमेंट हो रही होती है। अब हम बात करेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आएगा। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये आएगा कि जो कनेक्टिव टिश्यू है वो हमारे पास डेंस हो जाएगा, कोर्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू में विद एज जो है क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव चेंजेस आएंगे। नंबर 3 पे जो हमारे पास इसमें पॉइंट आएगा कि जो सोलेबल कोलेजन है वो इनसोलेबल कोलेजन में चेंज होता जाएगा। सोलेबल कोलेजन जो है वो कन्वर्ट होता जाएगा इनसोलेबल में। ठीक है, उसके अलावा इंक्रीज्ड मैकेनिकल स्ट्रेंथ नंबर 4 पॉइंट आ जाएगा। नंबर 5 पॉइंट हमारे पास ये आएगा कि स्टेबलाइजेशन ना इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू इतना ज़्यादा डेंस हो रहा है तो कोलेजन जो है वो हमारे पास क्या होगी, स्टेबलाइजेशन होगी। उसके बाद जब वो कोलेजन इतना ज़्यादा स्टेबल है, इतना ज़्यादा डेंस है, तो उसका डीनेचरिंग टेम्परेचर जो है वो भी इंक्रीज़ होगा। डीनेचरिंग टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होगा। ये सारे पॉइंट्स आपने कनेक्टिव टिश्यू में मेंशन करने हैं। उसके बाद हमारा जो पॉइंट है अगला नेक्स्ट वो है कि पेरिडोंटल लिगामेंट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आएगा। सबसे पहले इसमें होगा कि जो फाइब्रोब्लास्ट है वो कम होने लग जाएंगे, तो हम कहेंगे डिक्रीज़ नंबर ऑफ फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आएगा कि जो पेरिडोंटल लिगामेंट है उसका स्ट्रक्चर इरेगुलर हो जाएगा, इरेगुलर स्ट्रक्चर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आएगा कि जो मैट्रिक्स प्रोडक्शन है वो भी ऑब्वियसली कम होती जाएगी एज के साथ, तो डिक्रीज़ मैट्रिक्स प्रोडक्शन। एपिथेलियल सेल रेस्ट जो हैं वो भी कम होने लग पड़ेंगे, तो डिक्रीज़ एपिथेलियल सेल रेस्ट। उसके बाद फाइब्रोब्लास्ट तो हमने कहा कम हो गए हैं, लेकिन जो इलास्टिक फाइबर है वो इंक्रीज़ होगा। इलास्टिक फाइबर्स जो हैं विद एज हमेशा इंक्रीज़ होते हैं। उसके अलावा चेंजेस इन द विड्थ ऑफ द पेरिडोंटल लिगामेंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एज के साथ उसकी विड्थ में चेंजेस आएंगी पेरिडोंटल लिगामेंट के। तो अगर हम इसको समराइज़ करें तो सब कुछ कम हो रहा है एक्सेप्ट इलास्टिक फाइबर कंटेंट। ठीक
ठीक है। इलास्टिक फाइबर्स जो हैं ये ज़्यादा हो रहे हैं। बाकी हमने सब कुछ कहा कि मैट्रिक्स प्रोडक्शन कम हो रही है, एपिथेलियल सेल रेस्ट कम हो रहे हैं, नंबर ऑफ़ फाइब्रोब्लास्ट कम हो रहे हैं, स्ट्रक्चर इरेगुलर हो रहा है, विड्थ में चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। ये सारा कुछ पेरिडोनटल लिगामेंट का हो गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सीमेंटम, ठीक है, कि सीमेंटम में अब क्या चेंजेस आएंगी। एज के साथ साथ सीमेंटम की जो विड्थ है उसमें इजाफा होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे इंक्रीज़ इन सीमेंटम विड्थ, ठीक है। अब 5 to 10 टाइम्स वाइडर हो जाती है विद एज, ठीक है। अगर हम यंगर पेशेंट को कंपेयर करें ओल्डर के साथ तो 5 to 10 टाइम्स वाइडर होगी ओल्डर पेशेंट्स में। उसके अलावा एपिकली और लिंगुअली जो है ना वो विद ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट हम इसमें ये बात करेंगे कि लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ रीमॉडलिंग, ठीक है। 2 मेन बातें हो गई। उसके अलावा सीमेंटम में सरफेस इरेगुलरिटीज़ भी आ जाती हैं, ये भी ऐड कर लें, इंक्रीज़ इन सरफेस इरेगुलरिटीज़। 3 बातें हैं सीमेंटम की, एक तो उसकी विड्थ इंक्रीज़ हो रही है, एपिकली और लिंगुअली जब वो ज़्यादा होती है, रीमॉडलिंग की कैपेसिटी कम हो रही है, उसके अलावा सरफेस इरेगुलरिटीज़ जो हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं, मतलब हाँ इंक्रीज़ हो रही हैं। उसके अलावा अगला पॉइंट है हमारे पास एल्व्यूलर बोन का, कि एल्व्यूलर बोन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आना है। ओबियसली बोन जो है वो रिजॉर्ब हो जाएगी, एज के साथ बोन रिजॉर्प्शन होगी, ऑस्टियोप्रोसिस हो सकती है, ठीक है। और हीलिंग रेट ऑफ द जो बोन है ना वो अनअफेक्टेड रहता है। ये एक MCQs भी आता होता है कि ऐसा नहीं है कि ओल्डर पेशेंट्स में हम कहेंगे कि उनकी हीलिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। हीलिंग रेट ऑफ द बोन इन एक्सट्रैक्शन सॉकेट अपेयर्स टू बी अनअफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग एज, ठीक है। ये एक MCQs हो गया। उसके अलावा हमने कहा कि बोन मैस रिडक्शन होगी, ऑस्टियोप्रोसिस होगी, बोन रिजॉर्प्शन होगी, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट एल्व्यूलर बोन के हो गए। उसके बाद है प्लाक। बैक्टीरियल प्लाक जो है ऑब्वियसली जैसे जैसे एज इंक्रीज़ होती है ना तो प्लाक फॉर्मेशन भी इंक्रीज़ होती है, उतनी ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि और ज़्यादा प्लाक जो है वो अक्यूमुलेट होगा, और जितना ज़्यादा प्लाक लगेगा उतने मसले मसाइल। प्लाक के बाद में कैल्सिफिकेशन होगी, कैलकुलस में चेंज होगा, वो फिर आगे से एपिकल माइग्रेशन करवाएगा जिंजाइवा की, तो फिर रिसेशन हो जाएगी, सब कुछ ये जो है इसमें आ जाएगा। अब इसमें जो ज़्यादातर रोल होता है वो हमारे पास पोरफायरोमोनास जिंजिविलिस का होता है, और एग्रीगेटर बैक्टर एक्टिनोमाइसीटम कोमिटांस का रोल कम है, ठीक है। अगर बैक्टीरियल प्लाक विद एज पूछा जाए तो उसमें हमारे पास पोरफायरोमोनास जिंजिविलिस ज़्यादा आएगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। इसमें सिर्फ इतनी बात याद रख लें कि CRP सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। CRP ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब है इन्फ्लेमेशन है। CRP सी रिएक्टिव प्रोटीन इज़ अ इन्फ्लेमेटरी मार्कर है। अगर CRP इंक्रीज़ है इट्स मीन्स कि इन्फ्लेमेशन हुई है।